नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। उज्जैन में भाजपा के विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ग में भाजपा के सभी 126 विधायक शामिल हुए हैं, जिनमें 37 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े थे। इनमें से 19 सिंधिया समर्थक भी हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायक और मंत्रियों को भाजपा की गाइडलाइन, राष्ट्रवादी विचारधारा, सोशल मीडिया का प्रयोग के साथ साथ मौजूदा समय में बदली हुई विचारधारा के साथ साथ संघ परिवार और विचारों के मुद्दे पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये विधायक पार्टी की विचारधारा में इतनी जल्दी रच बस पाएंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। की नगरी उज्जैन में बीजेपी विधायकों के लिए पाठशाला शुरू हो चुकी है। इस 2 दिनी प्रशिक्षण वर्ग का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, ओम प्रकाश धुर्वे, बग्गन सिंह कुलस्ते, पंकजा मुंडे ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तेज प्रकाश के लिए लालटेन पर चढ़ी धूल साफ करना जरूरी है, जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती है तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। इस प्रशिक्षण वर्ग की खास बात यह है कि संगठन स्तर सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान विधानसभा सत्र की रणनीति, कार्य, व्यवहार से अवगत कराने के साथ ही आने वाले समय में निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर भी विधायकों के साथ मंथन हो रहा है। वहीं सिंधिया समर्थकों की पहली बार शामिल होने को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी बीजेपी की रीति नीति से बेहतर तरीके से वाकिफ कराया जा रहा है। आपको बता दें, इस शिविर में शामिल विधायकों में से 47 पहली बार के विधायक हैं और 19 सिंधिया समर्थक हैं। उज्जैन में 2 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा है। विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद हैं। बजट सत्र और निकाय चुनाव से पहले हो रही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 22 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस दौरान लाएगी। कांग्रेस ने भी बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आम लोगों के बीच में सरकारी योजनाओं को कैसे रखना है, इसके बारे में विधायकों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा निकाय चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अप्रैल में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संभव है। इसे लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। वहीं बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रशिक्षण वर्ग में पहली बार शामिल हो रहे सिंधिया समर्थक विधायकों को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने पहले इन विधायकों को पैसा लेना और दल बदलना सिखाया था, अब ये उन विधायकों को झूठ बोलना और जोर से बोलना सिखाएंगे। कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने लगातार सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया होता है। इनका उद्देश्य वो कोई प्रशिक्षण नहीं है। इनका उद्देश्य केवल ये है कि एक तो जो कांग्रेस से गए हैं, इनको अभी झूठ बोलने की आदत पड़ी नहीं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये इनको सिखाना है। और क्योंकि उनको अलग से बुलाते तो ये डिफ्रेंशिएट होता। बाकी पैसा कैसे लिया जाए वो उनको सिखाई दिए पहले। जैसे 35 करोड़ बिक के गए, उस सरकार कमलनाथ जी की को बदल दिया एक सौदेबाजी से, तो वो तो पहले ही सीख गए थे। बाकी अभी और सिखाएंगे झूठ बोलना, तो ये इसके अलावा और क्या प्रशिक्षण होगा। तो जाहिर है कि बीजेपी की नजर विधायकों के इस प्रशिक्षण वर्ग में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में रणनीति बनाने पर है।
लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से, और कुछ भी और मेहमानों से भी हम जुड़ेंगे और समझेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के मायने क्या है और बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग किस लिए किया गया, क्योंकि जाहिर तौर पर जो दिख रहा है वैसा राजनीति में कुछ होता नहीं। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास कि लालटेन की बात की है मुख्यमंत्री ने कि जब लालटेन बाहर से उसको साफ करना जरूरी है ताकि अंदर का प्रकाश बाहर आए, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि लालटेन के अंदर वाले हिस्से में कई बार कालिक जम जाती है। जब तेल जलता है तो उसमें कालिक बन जाती है। कई बार वो कालिक अगर वो तेल अच्छा हो तो बच्चों या बड़ों की आंखों में लगाने काम में आती है, और अगर वो तेल मिट्टी का तेल हो तो वो कालिक भी किसी काम की नहीं बचती, तो ना रोशनी बाहर आ पाती है ना वो कालिक किसी काम की रहती है। तो आपको लग रहा है कि वाकई में बाहर की कालिक करना साफ करना ज़रूरी है या अंदर से सफाई ज़रूरी है? देखिए मनोज जी, एक बात जो आपने कही है कि कालिक हमेशा खराब नहीं होती। हमने देखा है कालिक बनाई भी जाती है और आंखों में लगाई भी जाती है। यदि कोयले की खदान में उतरोगे तो कालिक लगेगी, लेकिन वहाँ से आपको धन संपदा मिलती है, राजस्व मिलता है। यहाँ जो कालिक की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो आपने कहा है कि कालिक अंदर की साफ करने की जरूरत है, तो राजनीति में चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सबके अंदर में जो कालिक है वो साफ करना चाहिए। हम देखते हैं नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और मन में कुछ होता है, तो उनका मन का पढ़ना तो आज तक मतदाता पढ़ पाया है ना कोई पढ़ पाया है। यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर सही आदमी का चयन होता। और रही प्रशिक्षण की बात, तो भाजपा में ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसलिए कि भाजपा में कुछ लोग आए हैं कांग्रेस से, उनके प्रशिक्षण में होने के कारण, शामिल होने के कारण कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि पहले उनको खरीद फरोख्त की, जिस तरह से हम पीसी शर्मा जी को सुन रहे थे। प्रशिक्षण हमेशा आदमी को प्रशिक्षित करता है, और उसमें जो प्रशिक्षण दाता होता है, जो प्रशिक्षण देने वाला होता है, वो उसको अपने अनुभवों से, उदाहरणों से बताता है, रीति नीति बताई जाती है उसको। और इसलिए कहते भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। निश्चित तौर पर यदि आप किसी को सही रास्ते पे लाओगे, किसी को सुधारोगे, तो उसका एक जरिया ही होता है प्रशिक्षण। इससे अनुशासन आता है, इसमें आप बता सकते हो कि आपको आगे जाके क्या करना है और आपकी गलतियों से आगे भविष्य में क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है, कांग्रेस को भी करना चाहिए। अब रही बात कि उसमें झूठ बोलने के सिखाए जाते हैं या जिन लोगों को खरीद फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त की जो बात है ये तो राजनीतिक आरोप है और कांग्रेस को लगाना ही चाहिए और लगाती रहती है। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि पूर्व में सेवा दल के भी प्रशिक्षण शिविर होते रहे, तो हो सकता है उसका कुछ उनको, मैं वहीं आ रहा था मनोज जी कि प्रशिक्षण उन्होंने बंद कर दिए हैं, तो उसका दुष्परिणाम देखो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के अंदर के लोग विरोध करते थे और बताते थे खामियां, और यहाँ तो विपक्ष बता रहा है, तो विपक्ष का तो काम ही है कि दूसरे दल की, हमारे विरोधी की खामियां गिनाएंगे या उनको बढ़ चढ़ के बताएंगे। तो झूठ कौन बोल रहा है, ये तो पीसी शर्मा जी और कांग्रेस जाने। जिस तरह से शिवराज जी कह रहे थे, जो आपने बात की थी कि कालिक पोत साफ करने की, कांच पे कालिक जम जाती है तो रोशनी निश्चित तौर पर नहीं आती, बाहर से कम अंदर से ज़्यादा लालटेन में कालिक होती है। क्योंकि लालटेन जो पुराने दौर की बात करें, अब तो गैस का समय आ गया है तो उस पर कालिक होती नहीं है। लालटेन पहले चलती थी घासलेट के तेल से, तो अब समय परिवर्तन हो गया। तो मुझे राजनीति में एक लालटेन बिहार में बची थी, वो भी बुझ गई है, अभी बुझ गई है, तो लालटेन का दौर खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जो शिवराज जी ने कहा कि जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, जो चलिए मैं आऊंगा ब्रजेश जी आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है पटेरिया जी अनादि टीवी पर। नमस्कार पटेरिया जी, मुख्यमंत्री ने, शिवराज जी ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि प्रशिक्षण वर्ग के जरिए जो लालटेन की जो कालिक है उसको साफ कर दिया जाए बाहर से, ताकि प्रकाश अंदर से अच्छा है। तो राजनीति में हमने देखा कि कालिक अंदर की ओर ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि बाहर की सफाई करने से अंदर की कालिक खत्म हो जाएगी और रोशनी तेज आएगी? देखिए, मुझे लगता है अंदर और बाहर दोनों की कालिक आपको समाप्त करना पड़ेगी। कालिक तो कालिक होती है। अगर लालटेन का उदाहरण है, लालटेन का वैसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता इस तरह से कह रहे हैं। देखिए, लालटेन के अंदर की तरफ कालिक ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से प्रकाश पैदा होता है। यानी जहां सत्ता होती है वहां करप्शन ज्यादा होता है, गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं, यानी इनर साइड में। लेकिन बाहर की तरफ से धूल कचरा भी काफी जमा हो जाता है, तो दोनों तरफ से सफाई बहुत जरूरी होती है। और कुल मिलाकर इस तरह के जो प्रशिक्षण हैं, ये सारे शुद्धिकरण का एक पर्याय बनते हैं, और कुल मिलाकर एक शुद्धि संगठन में होती है या सत्ता में होती है, या जहाँ भी प्रशिक्षण होता है, उसका लाभ संबंधित संस्था या संस्थान को होता है। जी,
लेकिन कांग्रेस जो पीसी शर्मा वो ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी ने जो उनको विधायक गए थे, जिनमें से 19 अभी जीत गए मंत्री में कुछ, कि उनको बीजेपी ने पहले पैसा लेना सिखाया और इस प्रशिक्षण के जरिए वो उनको झूठ बोलना सिखाएगी, जबकि खुद कांग्रेस में ऐसे प्रशिक्षण शिक्षण की व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि जो उनका संगठन था एक बड़ा सेवा दल, उसका अस्तित्व अभी खतरे में आ गया है। अब मनोज जी, आपका कहना सही है, और जहां तक पीसी शर्मा जी की बात है, वो अपने वक्तव्य को वो खुद डिफेंड करें। मुझे लगता है कि जब तक आपके पास में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तब तक इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में तमाम लोग दूसरे दलों से कांग्रेस में आए थे, तो क्या उनको पैसा दिया गया था? जब अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे, तब भाजपा के तमाम 1 दर्जन से ज्यादा लोग उनके साथ गए, तब पैसा दिया गया था। आरोप लगाना बहुत आसान है, अगर आरोप साबित हों, जिस तरह से नरसिम्हा सरकार के जमाने में साबित हुए थे, और कई लोगों को उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा था। तो कुल मिलाकर आरोप हैं, आरोपों के बारे में मैं क्या कहूँ, इसको साबित करने की जवाबदेही पीसी शर्मा की है। निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है, तो सिंधिया समर्थकों को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो शुद्ध अंतःकरण से भाजपा में आए हैं या सरकार में आए हैं। नहीं तो आरोप तो हैं, आरोप तो लगते रहेंगे। फिर भगवान राम पर भी एक धोबी ने आरोप लगाया था, जिसके कारण से सीता को अपनी अग्नि परीक्षा देना पड़ी थी। तो ये तो अनादिकाल से चल रहा है, आरोप हैं, आरोप लगते रहेंगे, आपको उसका जवाब देना है। ये किस तरह से देना है, ये आपको ऊपर तय करता है जी। लेकिन आपको लग रहा है इस प्रशिक्षण का कुछ लाभ होता दिखेगा? हालांकि हर प्रशिक्षण का लाभ होता है, लेकिन जो इस उद्देश्य से शिविर लगाया गया है कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, कालिक भी साफ हो जाएगी, तो इतनी जल्दी 2 दिन में सारा कायाकल्प हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाए संभव नहीं है, लेकिन दरअसपर जरूर हो जाता है। एक दूसरे से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, और शीर्ष पर बैठा हुआ नेतृत्व अपनी बात से अवगत करा देता है। कार्यकर्ता भी, यानी निचले तबके में बैठे हुए नेता कार्यकर्ता भी अपनी बात से अवगत करा देते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण का ये सबसे बड़ा मतलब होता है। दूसरा, एक डायरेक्टिव, आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किससे संपर्क करना है, कौन सा व्यक्ति आपको सूचना देगा। तो इसका लाभ तो होता है, लेकिन 2 दिन अगर आप कहें तो पर्याप्त नहीं है। लेकिन आज भागती दौड़ती जिंदगी में अगर 48 घंटे भी आप निकालते हैं तो बहुत है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया पटेरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने, समय देने के लिए। तो ब्रजेश जी, जो कुछ पटेरिया जी कह रहे हैं, तो जो कुछ घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि उज्जैन में हो रहा है, जिस प्रकार के बयान हो रहे हैं, और पहली बार, क्योंकि सिंधिया समर्थक पहली बार इतनी संख्या में बीजेपी में प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मंडल स्तर तक का प्रशिक्षण शिविर हमने देखा था, सिंधिया भी हमने देखा था कि सीहोर में जो आयोजित हुआ था उसमें शामिल हुए थे। आज भी हमने देखा है कि पहले बीजेपी में जब इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर में जब वो नीचे बैठे थे तो उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज भी वो नीचे जहाँ बैठाया जाता वहाँ बैठे हुए दिखे हैं, और कई सारी चीज़ों पर उन्होंने अपनी राय भी रखी। तो ऐसे समय में जब सिंधिया की मौजूदगी है, उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनके जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और बाकी सारे लोगों के साथ इस शिविर का है, तो इसका आपको लग रहा है कि बीजेपी को भी कोई बड़ा फायदा होगा सिंधिया समर्थकों के साथ साथ? निश्चित तौर पर हम जैसे भदौरिया जी का बयान देख रहे थे मनोज जी, कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, हम भाजपा में आ गए और भाजपा ने हमें हृदय से स्वीकार कर लिया। तो अब हम बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंधिया जी आए हैं। सिंधिया जी नहीं होते तो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर हम देख रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम उनका मंडल स्तर तक जाता है और राष्ट्रीय स्तर तक होता है। बाकायदा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ है उनके पास, जिसको प्रशिक्षण देने की बाकायदा उसकी कार्य सूची जारी होती है, कार्य वो अवधि बनती है, कब कब कहाँ कहाँ प्रशिक्षण किस किस को देना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक वहाँ प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। उसी प्रशिक्षण में आज सिंधिया खेमा पूरा शामिल हो गया है। अब हम उन्हें जैसे भी कहें, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा जी के बयान को हम लें कि उन्होंने कहा कि गंगा में सब मिलके पवित्र हो जाते हैं, तो ये गंगा नहीं है, लेकिन उसमें सब शामिल हो गए हैं और भाजपा में आने के बाद उसकी रीति नीति सीख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो भाजपा को अनुसरण कर रहे हैं, भाजपा को आत्मसात कर रहे हैं, भाजपा के अनुसार चल रहे हैं। तो धीरे धीरे वो बिल्कुल भाजपा ही में हो जाएंगे। हो सकता है कल को लोग ये कहने लगे कि ये सिंधिया के नहीं, भाजपा के लोग हैं। भाजपा तो ऐसे कहती रही है, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस से आए, कांग्रेस में गुटबाजी होती थी, सिंधिया खेमा होता था, दिग्विजय सिंह खेमा है, कमलनाथ खेमा है, अरुण यादव का खेमा है, जमुना देवी का खेमा, तमाम तरह की खेमेबाजी थी वहाँ पे। तो कांग्रेस उसी चश्मे से यहाँ देख रही है, और जैसा कि होता है कि विपक्ष का काम है फूट डालो,
तो फूट डालने की कोशिश कर रही है ऐसी बयानबाजी करके। जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार जब से सिंधिया खेमा भाजपा में आया, उनके बयान देख लीजिए आप, और कांग्रेस के बयान के समय के बयान उठा के लीजिए, उनने कहीं भी ऐसे संकेत नहीं दिए, ऐसी बयानबाजी नहीं की है जिससे उनको लगे कि वो सिंधिया खेमा अलग है, अलग थलग है। वो बिल्कुल मिल रहे हैं जिस तरह से भाजपा में, यानी चरित्र में अंतर आएगा तब आएगा, चाल में परिवर्तन दिख रहा है। मनोज जी कहते हैं कि संगत का असर तो होता ही है, तो जैसी संगत में आप जाओगे धीरे धीरे आप उसकी, जहां बहुतायत में उस टाइप की संगत में चल रहे हैं लोग, आप अच्छे इंसान के साथ बैठोगे तो निश्चित तौर पर आपके यदि खराब विचार भी होंगे तो वो धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। यदि खराब विचार बदमाश के साथ आदमी बैठता है तो यदि वो शरीफ आदमी को आप बदमाश के साथ बिठा दो तो वो भी अपराधी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जेल भेजने के बाद सुधार कम होता है। लेकिन राजनीति में ये कह सकते हैं कि अच्छा तो नहीं होता आदमी, लेकिन बुरा और कम बुरा जरूर होता है। हाँ, धनंजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फोन लाइन पर, उनसे भी समझेंगे इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में। धनंजय, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद आपको। धनंजय जी, जिस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया 2 दिन का, पहले भी बीजेपी इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती रही और आपने बड़े नजदीक से देखा, पचमणी के शिविर हों या इसके पहले और तमाम जगह शिविर हों। इस शिविर में इसलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि 19 सिंधिया समर्थक भी हैं, कुछ सिंधिया भी इसमें हैं शामिल। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो लालटेन का उन्होंने उदाहरण दिया कि बाहर से सफाई जरूरी है, लेकिन एक ऐसी लालटेन जिसके बारे में जो आयात के तेल से जल रही है और जिस तेल को पहले बीजेपी बुरा बताती रही थी, उस तेल से जलने वाली लालटेन को इतनी जल्दी सफाई शुद्धिकरण हो जाएगा? मनोज जी, प्रशिक्षण शिविर में का ही वो कवरेज करने के लिए धनंजय जी हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से बिल्कुल, इसीलिए जी धनंजय जी। हाँ मनोज जी, बिल्कुल। मनोज जी, अपन ने पहले भी पचमढ़ी शिविर साथ में देखा है जी, और आज मैं उज्जैन का शिविर भी सामने से देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में जहाँ शिविर हो रहा है वहाँ ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि कोई परिंदा अंदर पड़ ना आता जी। दूसरी चीज, आपने जो लालटेन का मुद्दा उठाया, एक चलिए कवायद उसी की हो रही है यहाँ। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि भाजपा के विधायक दल की संख्या अभी 136 की है। बिल्कुल 126 में आप परसेंटेज देखो तो अभी वे विधायक हैं जो सिंधिया के साथ आए थे और चुनाव जीत करके भाजपा विधायक दल के मेंबर हो गए, जो पहले 2018 में कांग्रेस विधायक दल के मेंबर हुआ करते थे। अगर अपन पुराने विधायकों को देख ले कि मुनमुन राय, संजय पाठक, सुदेश राय, नारायण त्रिपाठी, शरद कोल, ऐसे 7-8 विधायक और हैं जो पहले के दौर में भाजपा में आ चुके हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के भाजपा विधायक दल में 20% से ज्यादा ऐसे विधायकों की संख्या हो गई है मनोज जी, जो गैर भाजपाई हैं। अब उनको भाजपा की रीति नीति में, भाजपा के चाल चलन में, भाजपा के आचार व्यवहार में कैसे ढाला जाए, ये उसकी कवायद है। और ये सिर्फ कवायद उसकी जात मिलाने की नहीं है मनोज जी, ये कवायद इन्होंने आज से शुरू कर दी 2023 के चुनाव के शंखनाद। बिल्कुल, आज इन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है वो 2023 के चुनाव के लिए, चुनाव से पहले सारे विधायकों को एक तरह से क्या कहना चाहिए, हमको प्रशिक्षित करना, अलर्ट कर दिया गया है कि आज से ही आपको चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। चुनौतियां बड़ी है, सामने नगरीय निकाय चुनाव है। अगर नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस थोड़ी बहुत भी मजबूत हो जाएगी तो 2023 के लिए संकट बन जाएगा, संकट खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के पास भी 96 विधायकों का भी बड़ा विपक्ष है। तो उस चुनौती से निपटने के लिए विधायकों को आज यहाँ रीति नीति का, आचार व्यवहार का, विनम्रता का तमाम पाठ पढ़ाया है दिग्गजों ने, और उनसे ये कहा है कि बिना समन्वय के और बिना कार्यकर्ता को सम्मान दिए आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए बेहतर यह है कि ज्यादा से ज्यादा विनम्र बनो, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, उनकी बात सुनो, आम जनता की समस्याएं में सुलझाओ, मैक्सिमम समय कार्यकर्ता और जनता को दो। ये तमाम मुद्दे हैं मनोज जी। लेकिन धनंजय, एक और चीज है ना कि जो आपने बताया कांग्रेस के विधायकों का जो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति है, जैसा हम आप बात करें, हम अगर नारायण त्रिपाठी की, कि जब उनको चेतावनी मिल चुकी है, लेकिन चूंकि वो समाजवादी और कांग्रेस पृष्ठभूमि से है, तो जैसा कांग्रेस में होता था कि अगर आपको नोटिस मिला है, आला कमान ने पूछा तो आप उसको बड़े हल्के में लेते, तो हमने देखा पृथक बिंदी के मामले में देख लीजिए। ऐसा आपको लग रहा है बाकी विधायकों के साथ जो कांग्रेस से आए हुए उनके साथ हो सकता है, क्योंकि उनमें से सारे के सारे सिंधिया समर्थक नहीं है कि ये जरूरी है कि सिंधिया उन सब पे नकेल कर सके? बात आपकी मनोज जी बिल्कुल 100% सही है। देखिए कि जो गैर भाजपाई विधायक अब भाजपा विधायक दल के सदस्य हैं, वो सब एक, आप उनका एज ग्रुप देख लीजिए, सब वो 50 साल के ऊपर के हैं या 70 साल से आसपास, 50 से 75 के बीच के हैं।
अब ये अपने व्यक्तित्व में ऐसा कोई बदलाव तो ला नहीं सकते कि रातों रात जो है बिल्कुल उनके विचारधारा में जो है वो भाजपा दौड़ने लगे, ऐसा तो मुझे संभव नहीं दिखता। और अगर ऐसा संभव हुआ तो वो आगे नगरीय निकाय विधानसभा के चुनाव में दिखाई, इसके परिणामों में दिखाई दे देगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इतने साल बाद भी जब इन्होंने अचानक से कांग्रेस को बाहर कर दिया तो भाजपा को कैसे आत्मसात करेंगे? मेरे कहने मतलब ये पूरी कवायद इसी की चल रही है कि वे भाजपा को आत्मसात कर लें, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना ले, ये पूरी कवायद उसी की है मनोज की तरफ। भाजपा भी इस चुनौती को बहुत बारीकी से भांप चुकी है कि अगर समन्वय नहीं बना, अगर इन गैर भाजपा विधायकों का भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों ने एक दूसरे का भरोसा, मतलब कार्यकर्ताओं का भरोसा इन विधायकों ने नहीं जीता, तो आगे पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये पूरा एक्सरसाइज हो रही है मनोज। एक और चीज मैं चाहूंगा हम दर्शकों के लिए धनंजय जी कि जो कुछ एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनके लिए भी, क्योंकि अगर आपने चुनाव अलर्ट मोड में, जैसे आपने कहा कि विधायकों को अलर्ट कर दिया, क्योंकि जो सत्ता मिली है वो उनको विरासत में मिल गई, इसमें उनका कोई योगदान नहीं था। राकेश सिंह के संग जरूर ये रहा कि उनके रहते हुए सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। अब जब अगले चुनाव में वो जाएंगे पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर, वो अपनी नई टीम के साथ, क्योंकि पिछले जो अध्यक्ष थे वो कैरी फॉरवर्ड वाली टीम से काम चला रहे थे, इक्का दुक्का लोगों को एडजस्ट करते थे, बाकी पूरी पुरानी टीम से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उनकी टीम भी नई है, जिला अध्यक्षों की नई टीम बनाई है उन्होंने, सारे मोर्चों में लगभग नए लोग रखे, पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, तो बड़ा चैलेंज उनके सामने भी है। निश्चित तौर में देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के सामने ही है मनोज जी। देखो, पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, चूंकि विष्णुदत्त शर्मा लंबे समय तक के संघ के प्रचारक रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में कामकाज किया है, वो भाजपा की रीति नीति और विचारधारा को बहुत अच्छे तरह से वाकिफ तौर से जानते हैं। और उनके साथ उनको प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने इसीलिए बनाया है कि वो पार्टी में, सत्ता में, संगठन में, सब में एक पीढ़ी परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करे। आपको ध्यान होगा मनोज जी, सन 1990 में जब सुंदरलाल पटवा भाजपा और कैलाश जोशी जैसे नेता भाजपा का प्रतिनिधित्व करते थे, तब उस दौर में जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ था, उस दौर में जो नेता भाजपा में आए थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, लक्ष्मीकांत शर्मा हो, जयंत मलैया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, तमाम सारे चेहरे, बिल्कुल अजय बिश्नोई हो, यही लोग अब तक के पार्टी में बने हुए हैं। अब बीडी शर्मा के सामने चुनौती ये है कि 2023 अभी जो नगरीय निकाय चुनाव से भाजपा का पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू होगा, ये 2023 तक चलेगा। और भाजपा के 2023 में जो विधायक आएंगे, आप देखिएगा उसमें 50 से 60%, 70% भी नए चेहरे हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय आप जी का इस विश्लेषण के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ब्रजेश जी, जो कुछ एक तैयारी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज है, जैसे बात कर रहे थे हम, जो धनंजय जी से भी हमने पूछा था कि प्रशिक्षण का अपना एक महत्व होता है। बीजेपी में हमने देखा है प्रकोष्ठ, जैसा आपने ही बताया था, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया? और दूसरी एक और चीज है कि क्या जरूरत पड़ती है आपको कि आप तो ग्रुप्स में भी कर सकते हैं प्रशिक्षण की बातचीत, या आप ऐसे एक संवाद, चूंकि विधानसभा का सत्र होना था 22 फरवरी से, तो आप 21 फरवरी को भोपाल में भी मिलकर बैठ सकते थे। दूसरी बात कि जो लोग आए हैं, अगर हम बात करें तुलसी सिलावट की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें, इमरती देवी चुनाव हार गई, ये से ज्यादातर ऐसे होता है जो 2-2, 3-3, 4-4 दशकों से कांग्रेस में बने हुए थे। जब अचानक से इनका एक नेता के कारण हृदय परिवर्तन हो गया, तो आपको लग रहा है इस प्रकार के प्रशिक्षण बहुत ज्यादा काम में आएंगे, खासतौर से जो आयातित विधायक है उनके लिए? देखिए मनोज जी, यदि हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का अस्तित्व कैसे आया और किस संगठन से आया, जहां पे बिल्कुल प्रशिक्षण से ही सब कुछ होता है। मतलब आरएसएस की हम बात करें तो वहां पे बाकायदा शालाएं लगती हैं और उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, नए नए कार्यकर्ताओं को, स्टूडेंटों को लाया जाता है, फिर उनको प्रशिक्षण वर्ग दूसरी जगह पे लगते हैं, वहां रात रुकते हैं, 3-3 दिन का लगता है, शिविर लगता है, 4-4 दिन के लगते हैं, दूर दूर तक। कहते भी है कि संघ और भाजपा में बैठक, भोजन और विश्राम का अपना एक महत्व है। तो उससे आप अपनी विचारधारा में ढालते हो। आप जैसे कोई एक नया छात्र है, आप उसको, हम कहते हैं जैसे धार्मिक, आप किसी को पढ़ा रहे हो, धार्मिक उसको कट्टरवाद बना रहा हो, जो अब आरोप लगते हैं मदरसों पे लगते हैं और दूसरे धार्मिक स्थानों आरएसएस पे भी लगते हैं, लेकिन प्रशिक्षण रहता है आप कैसे तैयार कर रहे हो। यदि किसी बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हो तो आप उसको तैयार कर रहे हो, कैसा शिक्षा दे रहा हो, उससे आगे तैयार होते हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य तय होगा। तो ये जो लोग जिस पीढ़ी को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, मान लिया हमने वो 50 से 70 के बीच की पीढ़ी है और अब आप एकदम उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन असर तो होता है प्रशिक्षण का। यदि कोई बात आपसे कही जा रही है और वो तथ्य के तरीके से कही जा रही है, तो जो लोग बैठे हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो समझदार लोग हैं, वो उसका वहीं आकलन कर लेते हैं कि जो बात कही जा रही है, जो तथ्य गिनाए जा रहे हैं वो सही है, उसके आधार पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसका
फर्क तो पड़ता है। यदि आपको कोई सिखाएगा कि नेताओं को आप बेहतर तरीके से व्यवहार कैसे करें जनता से और कैसे आप लोगों को प्रभावित करें, तो निश्चित तौर पर किसी वर्ग का प्रशिक्षण हो तो नेता के लिए वो लाभदायक ही है। और इस प्रशिक्षण में कोई ये नहीं है कि विचारधारा ये आपको बताई जा रही है, उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जनता से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी भावनाओं से कैसे जुड़ सकते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा कैसे संपर्क बना सकते हैं, कैसे उनको कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को संतुष्ट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये चाहे कांग्रेस से आए हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, किसी भी दल के हों, सबके लिए काम की बात हो रही है। बात सबको बताया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो ताकि आप फिर से चुन के जाओ, उनके हित की बात हो रही है। और जब आदमी के हित की बात होती है, उसको उसमें चीज में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो दिलचस्पी से ट्रेंड होता है और वो उसमें सुधार करता है। हो सकता है कि इस प्रशिक्षण से जो कांग्रेस में आया उनको एहसास हो रहा हो कि हाँ हम ये और करते कांग्रेस में, या हमें ये करते तो और हमें ज्यादा राजनीति में फायदा आता, तो अपना फायदा भी देखा जाता है। प्रशिक्षण से निश्चित तौर पर फायदा होता है मनोज जी, अनुभव आदमी को सिखाता है। चाहे आप वहां पे जो अनुभव वाले होते हैं, प्रशिक्षण देते आए हैं, आप में से चुने हुए लोग रहते हैं, और जो वरिष्ठ लोग रहते हैं उनके अनुभव अपने रहते हैं, तो वो अनुभवों के आधार पर बताते हैं। रीति नीति भी एक बात है कि हमारी पार्टी कैसे काम करती है, मिलजुल के काम करते हैं। एक संदेश भी देने की बात है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता का ही प्रशिक्षण नहीं होता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी प्रशिक्षण होता है, मंत्रियों का भी होता है। तो ये एक समानता का भाव भी दिखाता है कि भाई हम सब समान हैं, सबको प्रशिक्षण की जरूरत है। ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए हो, विधायक बन गए हो तो आप ज्यादा अकलमंद हो गए हो, कार्यकर्ता में अकल नहीं है। तो ये समानता का भाव भी दिखाया जाता है कि सब में, और सीखने की जो प्रवृत्ति है वो तो सतत प्रक्रिया है मनोज जी। आदमी बुजुर्ग बुढ़ापे तक सीखता रहता है, मरते मरते तक सीखता रहता है। तो सीखने की आदमी में क्षमता होगी तो आप कैसे भी सीख सकते हो, कहीं भी जाकर सीख सकते हो। और प्रशिक्षण तो एक स्थल पर आपको बुलाकर सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर आरोप लगाने से बेहतर है कि खुद प्रशिक्षण दें। तो मुझे लगता है कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भी बढ़ेगी। आप अपने लोगों को ट्रेंड कीजिए, उन्हें सक्षम बनाइए कि क्या चीज मतलब उनको अपनी लालटेन भी देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कितनी कालिक है। निश्चित तौर पर उनको अपनी लालटेन में भी उजाला फैलाने की जरूरत है, ताकि जो कमी आती जा रही है, हो सकता है उन्होंने वो कांच साफ ना किया हो, इस कारण जो कांग्रेस का उजाला था, एक समय तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तो उसका प्रकाश पूरी मतलब भारत में प्रकाशमान था, तभी तो कांग्रेस थी। अब वो कहीं ना कहीं वो कालिक जम गई है कांग्रेस में। तो भाजपा जिस तरह से बार बार साफ करती रहती है, कालिक जमने नहीं दे रही है, तो उसको उनको भी अपनाना चाहिए। वो भी प्रशिक्षण शुरू करें, जो सेवा दल में आप कह रहे थे, जो बता रहे थे कि बंद हो गया, उसको डबल से शुरू करने की जरूरत है, ताकि वहां भी जो कालिक जमी है वो साफ हो और उनका भी प्रकाश पब्लिक तक जाए और उनके भी विचारधारा के लोग बढ़े। लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र लोक और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और उम्मीद की जाना चाहिए शायद कांग्रेस इससे सबक ले, क्योंकि बीजेपी तो अपने आप को लगातार निरंतर मांझ ही रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय अब और इजाजत नहीं दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस लालटेन की बात की है, तो कि ऐसे दौर में जब आईनों पर धूल जमी है और चेहरों पर धूल जमी है और लोग आईना साफ कर रहे हैं, ऐसे में अगर उन्होंने कहने की हिम्मत जुटाई और कहा कि इस लालटेन को चमकाते रहने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर जब प्रकाश चाहिए तो बाहर के साथ साथ अंदर से भी लालटेन की सफाई जरूरी है। और जो मुख्यमंत्री का संकेत है वो शायद पूरे संगठन के लिए भी होगा, वो समझ भी रहेंगे। और जो नए उनके साथी जुड़े हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं या जो पहली बार के विधायक है, उनके लिए भी बात पते की है। और बीजेपी अपनी इस परंपरा को जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस जिस प्रकार से इसमें पिछड़ती नजर आ रही है, तो उसका नतीजा है कि कांग्रेस 15 महीने सत्ता से चली गई और 2023 की बीजेपी ने अभी से रणनीति तैयार कर दी और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उनकी अपनी एक प्लानिंग है। लेकिन कांग्रेस में इसको लेकर अभी से घमासान मचा हुआ। तो कांग्रेस को भी एक प्रशिक्षण शिविर की जरूरत है, जिसमें कम से कम ये बता दिया जाए नेताओं को कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर वो सीख गए तो फिर वो कार्यकर्ताओं को अच्छे से सिखा पाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।